नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो कानपुर से है, जहां पर लाइव हादसे का वीडियो सामने आया है। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। वैन ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी है। इस हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई है। वहीं वैन सहित ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस वैन को चिन्हित कर ड्राइवर की तलाश करने में जुट गई है। तस्वीरें हम आपको कानपुर की दिखा रहे हैं। देखिए, बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ये वैन बुजुर्ग को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जाती है। पुलिस ने वैन की पहचान कर ली है। अब ड्राइवर की तलाश की जा रही है और इन सब के बीच हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई हैं। और अब खबर मुरादाबाद से, जहां पर पुलिस ने कोबरा की जान बचाई है। 5 फीट लंबे कोबरा की जान बचाई है पुलिस ने। सड़क पर वाहनों से कुचलने से उसकी जान बचाई गई है। पुलिसकर्मी ने कोबरा को पकड़ा। कोबरा को सड़क से उठाकर जंगल में छोड़ दिया गया है। दिल्ली लखनऊ हाईवे की घटना है। आप देखिए, पुलिसकर्मी ने बीच सड़क पर इस कोबरा को देखा। उसके बाद हिम्मत दिखाते हुए इस पुलिसकर्मी ने कोबरा को पकड़ा और फिर उसके बाद उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। साला ऊपर घेर दूंगा, चला जा पूरा को। भाई मैं ललित मजाक सोचा था कि मजाक है भाई साहब, फने वाला था पूरा यो, फने वाला था पूरा यो। और बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। पीएफआई के खिलाफ यूपी पुलिस का दिल्ली में एक्शन देखने को मिला है। शाहीन बाग में पीएफआई के दफ्तर में यूपी एसटीएफ ने छापा मारा है। यूपी एसटीएफ पीएफआई स्टूडेंट विंग के नेता रऊफ शरीफ को केरल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है। रऊफ शरीफ के खिलाफ हाथरस में दंगा भड़काने के लिए फंडिंग का आरोप है। बता दें कि मथुरा में पीएफआई के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश थी। यूपी एसटीएफ ने रऊफ शरीफ से हाथरस में दंगे वाली साजिश और फंडिंग के बारे में पूछताछ की है। उसी के आधार पर दिल्ली में ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पर पीएफआई से कनेक्शन के मामले में शाहीन बाग में पीएफआई के दफ्तर में यूपी एसटीएफ ने छापा मारा है। यूपी एसटीएफ पीएफआई के स्टूडेंट विंग के नेता रऊफ शरीफ को केरल से लेकर आई है और उससे पूछताछ के आधार पर जितनी जानकारियां मिल रही हैं, उसी के आधार पर आगे अब यूपी एसटीएफ की कार्रवाई बढ़ रही है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर जुड़ चुके हैं हमारे साथ और लखनऊ से मोहम्मद शबाब हमारे साथ हैं। शंकर, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। क्या अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से लगातार पीएफआई संस्था की जो गतिविधियां बढ़ रही थी और इस मामले में चाहे बात करें हाथरस कांड की बात करें, उस वक्त में पीएफआई का नाम जिस तरह से सामने आया, उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। उसके बाद में शुरुआती तौर पे 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद इसी मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। लेकिन एक नया जो मामला दर्ज हुआ है पिछले कुछ दिन पहले, जिसमें कि केरल मूल के रहने वाले 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उससे जिस तरह से बकायदा जब पूछताछ हुई, उसके पास से काफ़ी जो महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। उसके बाद उसी के आधार पर यह पता चला कि उसका लगातार जो कनेक्शन जो है राजधानी दिल्ली में जुड़ रहा है और लगातार वो फोन के मार्फत राजधानी दिल्ली के कुछ लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है। और इस मामले पर जब विस्तार से पूछताछ की गई तो शाहीन बाग का दफ्तर का जो है वहां के रहने वाले जो कुछ अधिकारियों उसके संपर्क में होने की जानकारी मिली। उसके बाद इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम यहाँ पहुँच करके यहाँ पर छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दे रही थी। यहाँ पर पहुँचने के बाद काफ़ी जो दफ्तर के अंदर में तलाशा गया और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने साथ में लेकर एसटीएफ की टीम वहाँ से निकली है। जिस तरह से अगर इस संस्था की अगर बात करें, जिस तरह से पीएफआई की बात करें, तो पीएफआई के खिलाफ उत्तर प्रदेश की कई जो पुलिस जो है लगातार इस मामले में तफ्तीश कर रही है। हालांकि पीएफआई संस्था से संबंधित मामलों पर एनआईए में भी जांच चल रही है और अगर दूसरी केंद्रीय एजेंसी की अगर बात करें तो ईडी में भी कुछ केसेस जो है पहले से रजिस्टर्ड है। लेकिन जिस तरह से भी पिछले कुछ दिनों पहले एक नया मामला दर्ज किया गया था, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे जो है इस मामले में सभी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। को रजिस्टर कर सकती बहुत सीधे शब्दों में समझे तो सभी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और उसी के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है। शबाब के पास चलते हैं जो लखनऊ से हमारे साथ हैं। शबाब, आपके पास क्या जानकारी है?
और देखिए, हाल फिलहाल के दिनों में मथुरा और लखनऊ से जो गिरफ्तारियां हुई थी, जैसा कि शंकर भी बता रहे थे, इन मामलों में जब संजीदगी के साथ यूपी एसटीएफ ने अपनी आगे की कार्रवाई बढ़ाई है, तो पीआईएफ की जो है कई घटनाओं में जो है पीएफआई की कई मामलों में जो है वो संलिप्तता पाई गई है। फोन कॉल के रिकॉर्ड के आधार पर कई गिरफ्तारियां जो हैं वो ताबड़तोड़ तरीके से की गई है। हालांकि यूपी एसटीएफ तमाम दस्तावेजों को लेकर के अपने साथ वहां से निकली है और आगे ब्रीफिंग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी जाएगी और ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरीके से इन लोगों की जो संलिप्तता थी वो तमाम मामलों में थी। हालांकि हाथरस का जो मामला हुआ था और उसके बाद जिस तरीके का वहां पर पूरा निजाम बना था वो किसी से छुपा नहीं है और उनमें कई ऐसे लोगों की, संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं जिनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। फिलहाल यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई जो है वो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कई सुराग साझा करेगी और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की आबोहवा बिगाड़ने के प्रयास लगातार किए जा रहे थे उस पर से पर्दा हटाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली की मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की जो हत्या हुई थी उसका वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो में कई लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो रिंकू शर्मा पर लाठी डंडों और चाकू से हमला कर रहे हैं। भीड़ में शामिल लोगों ने रिंकू शर्मा को घेर लिया, उस पर हमला किया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 4 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। इससे पहले 5 अन्य आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। आप देखिए कैसे रिंकू शर्मा को इन सभी लोगों ने घेर रखा है, लाठी डंडे से उस पर हमला कर रहे हैं और इसी दौरान चाकू से भी वार किया गया है। और एक बड़ी खबर लखनऊ से है। सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में केरल पहुंचने वाले हैं। केरल में योगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी केरल विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। पार्टी को उम्मीद है कि फायर ब्रांड हिंदुवादी नेता की योगी की इमेज से उसे विधानसभा चुनाव में लाभ मिल सकता है। इसीलिए योगी को केरल भेजकर प्रचार करवाया जा रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि अब से थोड़ी देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ केरल पहुंच जाएंगे, जहां पर वो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे और उसके बाद वहां पर जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। हालांकि केरल रवाना होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने मलयालम में एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा है कि नमस्कार केरल, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी एवं श्री नारायण गुरु जी की पावन धरती को नमन करने का सौभाग्य आज फिर प्राप्त हो रहा है। आज विजय यात्रा में आप सभी के बीच होऊंगा, जय श्री राम। ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लखनऊ से हमारे सहयोगी अजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या अपडेट है? सीएम योगी आदित्यनाथ कितने बजे तक पहुंच जाएंगे केरल? देखिए, बिल्कुल अमित, यहाँ से मुख्यमंत्री जा चुके हैं और बहुत थोड़ी देर में केरल पहुंच जाएंगे और केरल के मंगलोर के निकट कासारगोड़ एक जगह जहां पर 5 बजे परिवर्तन यात्रा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। ब्रांड हिंदुत्व और बीजेपी का चेहरा। बीजेपी ने जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रचार कराया हो, चाहे बंगाल हो, केरला हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, यूपी, दिल्ली, जहां भी उन्होंने प्रचार किया उनका स्ट्राइक रेट 70% से ऊपर रहा है जीत का। तो बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि संत भी हैं, भगवाधारी भी हैं और उनका जो ब्रांड हिंदुत्व की पहचान है, विकास की पहचान है। आपने कोविड में देखा कि WHO से लेकर प्रधानमंत्री तक कई देशों ने तारीफ की मुख्यमंत्री की और 6 बार के सर्वे में देश का नंबर 1 सीएम उनको करार दिया गया। तो निश्चित तौर पर बीजेपी इस बात को समझती है कि वोटों को एकजुट करके उसे संभाल के रखने में योगी आदित्यनाथ बहुत ही बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा ब्रांड है बीजेपी का। लिहाजा जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है, आपने देखिए हैदराबाद में सीएम गए, वहां उन्होंने भाग्यनगर की बात कही, बंगाल में गए लोकसभा चुनाव में, बिहार के फर्स्ट फेज के बाद उन्होंने जिस तरह से हिंदुत्ववादी बयान दिए, जिस तरह ब्रांड हिंदुत्व की पहचान उन्होंने फिर से एक बार स्थापित की, तो हर जगह वो खुलकर मुखर होते हैं और हमेशा कहते हैं कि डिफेंस नहीं अफेंस करना चाहिए, अटैक करने का मौका नहीं देना चाहिए। तो बीजेपी। ठीक है जीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में यूपी 12वें स्थान से छलांग लगाकर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि जीवन को आसान बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने 40 लाख आवास ग्रामीण और शहरी इलाकों में बनाए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भी राज्य आगे है और यूपी 12वें स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाने में कामयाब हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। उधर प्रयागराज दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी ने बसवार गांव में नाविक परिवारों से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि कांग्रेस हर स्तर पर उनकी मदद करेगी। बसवार गांव के नाविकों ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। असल में अवैध खनन के आरोप में 4 फरवरी को छापेमारी
करने के लिए पुलिस टीम यहां पर पहुंची थी। नाविकों का आरोप है कि पुलिस ने उनका उत्पीड़न किया है, लिहाजा प्रियंका गांधी आज उनके बीच पहुंच गई, उनसे बातचीत की, उनको आश्वासन दिया कि आपको इंसाफ दिलवाया जाएगा। इस पूरे समुदाय के साथ, क्योंकि अगर खनन माफिया यहाँ पे खनन कर सकती है तो जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जिनका अधिकार है पट्टों पे, जिनका अधिकार है इस जमीन पे, जिनका अधिकार है इस नदी पे, वो क्यों नहीं कर सकते? ये मेरा सवाल है सरकार के लिए। इनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। जो नाव टूटी है और जिस तरह से महिलाओं को पीटा है, जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया गया है यहाँ, मैं आवाज को लगातार उठाती रहूंगी, क्योंकि इन पट्टों पर इनका अधिकार है। तो प्रियंका गांधी को सुन रहे थे आप, जो कह रही हैं कि इन पट्टों पर, इन जमीनों पर इन नाविकों का अधिकार है, लिहाजा अगर इनके साथ कुछ भी गलत किया जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी हुई है और इनके समर्थन में आवाज बुलंद करती रहेगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर आज नाविकों के बीच प्रियंका गांधी पहुंची, बहुत देर तक वो उनके बीच बैठी रही और बातचीत करती रही। इधर दिल्ली में बीजेपी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया है। बैठक में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। बीजेपी की इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि कृषि कानून किसानों के फायदे को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तीनों कानूनों के फायदों को जमीन पर लेकर आया जाएगा। पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव को लेकर काम ठीक चल रहा है, लेकिन अभी बहुत काम करने की जरूरत है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री मोदी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे तो कैसे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका वेलकम किया। दूसरी तस्वीर आप देखिए, दीप प्रज्वलित किया प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत से पहले और उसके बाद पटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया, वेलकम किया गया पदाधिकारियों की तरफ से। सीएम योगी ने आज लखनऊ में जापानी इंसेफेलाइटिस के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पूरे प्रदेश में स्वच्छता और बीमारी के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अभियान को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया जाएगा। साफ सफाई के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। इन तमाम बातों का जिक्र किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब आज वो टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर रहे थे। जापानी इंसेफेलाइटिस से पूर्वांचल के बड़े भूभाग में बच्चों को बीमारियां ग्रसित करती हैं, बच्चों की मौतें होती हैं। ऐसे में जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है, उनकी ये कोशिश रही है कि इंसेफेलाइटिस को हराया जाए और उसी मुहिम को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रत्येक माह की 20 तारीख को खुशहाल परिवार के रूप में आगे बढ़ाने का कार्यक्रम प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ हुआ है। एक अभियान का हिस्सा है। हर एक व्यक्ति के बारे में जागरूकता, परिवार के बारे में, स्वस्थ परिवार के बारे में, खुशहाल परिवार के बारे में प्रारंभ करने का एक प्रयास है। और मुझे विश्वास है कि प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई अलग अलग योजनाएं न केवल स्वास्थ्य के प्रति बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल परिवार के प्रति भी प्रत्येक नागरिक को जागरूक करके उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। एक बार फिर से इंसेफेलाइटिस के खिलाफ, जापानी इंसेफेलाइटिस के जेई टीकाकरण के इस अभियान को, मिशन इंद्रधनुष के तृतीय संस्करण को आगे बढ़ाने के साथ ही ई कवच और खुशहाल परिवार के इस पूरे अभियान के प्रति मैं विभाग को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि अभियान पूरे प्रदेश के अंदर पूरी प्रतिबद्धता, पूरी ईमानदारी के साथ उन तिथियों तक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम के साथ हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे। इसके अलावा सीएम योगी ने ट्वीट कर बताया कि प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाला मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला प्रदेश के असेवित एवं दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकीय सुविधाओं के बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यूपी सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस वर्ष जनवरी माह में इससे 10 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसके अलावा सीएम योगी ने एक और ट्वीट किया। मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला का आयोजन स्थगित कर दिया गया था। स्वास्थ्य मेले की उपयोगिता एवं लोकप्रियता को देखते हुए वर्ष 2021 में कोविड-19 से बचाव की समस्त सावधानियों को अपनाते हुए इसे जनहित में पुनः प्रारंभ किया गया है।
सीएम योगी ने आज जल शक्ति विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इन योजनाओं में पुलियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, वो शामिल किया गया है। सीएम ने सिंचाई विभाग से इन परियोजनाओं को 100 दिन में पूरा करने का निर्देश भी दिया है। कुल 70,000 पुल और पलिया पिछले 190 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर बनी थी, सिंचाई विभाग के विभिन्न प्रकार की नहरों के अंदर, और इनमें कभी भी इनकी मरम्मत का कार्य नहीं हो पाया था। ये जर्जर हो चुकी थी, तोड़ दी गई थी, बहुत सारी जगह लोगों ने तोड़वा दी थी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इसमें 21,542 पुल पुलियों के मरम्मत और जीर्णोद्धार का कार्य, 3,508 पुल पुलियों के पुनर्निर्माण का कार्य आज इस महाअभियान के साथ यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। सिंचाई विभाग से मेरा एक आग्रह होगा कि इसको मिशन मोड में लेके अगले 100 दिन के अंदर इन सभी कार्यों को हम संपन्न करवा लें। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बायजू के यंग जीनियस भारत के सबसे कम उम्र के नेशनल शूटिंग चैंपियन अभिनव से। आइए आपको दिखाते हैं कि हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। बायजूस यंग जीनियस में हम मिले एक ऐसे करिश्माई बच्चे से जिनकी नजर सिर्फ लक्ष्य पर है। लक्ष्य है कि अभिनव बिंद्रा ने जो करके दिखाया वो मैं फिर से दोहराऊंगा। उनका नाम भी अभिनव है। आइए उनसे पूछते हैं कैसा लगा उन्हें बायजूस यंग जीनियस का सफर। अभिनव नमस्ते। हेलो नमस्ते सर। कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में? सर बायजूस यंग जीनियस में आके बहुत ही अच्छा लगा। क्या महसूस कर रहे थे तब आप? सर जब एंट्री करा था तब बहुत नर्वस लग रहा था। हाँ। फिर आके कंफर्टेबल हो गया। और गगन नारंग से भी आप मिले, अच्छा लगा आपको? हाँ सर बहुत। उन्होंने एक प्रॉमिस किया है ना आपको? हाँ राइफल, कि जब भी आपको राइफल चाहिए आप मुझे याद करना, मैं आपकी मदद करूंगा कहा था। हाँ सर। क्या है आपका मोटिवेशन, क्या करना चाहते हो आप, बताइए जरा। सर मैं ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, माय प्रेयर्स आर विद यू। थैंक यू सो मच अभिनव। थैंक यू सर।